हेलो स्टूडेंट, आज हम सारणिक में गुण धर्म के बारे में पढ़ेंगे और गुण धर्मों के जो सवाल है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ गुण धर्म ऐसे हैं जो उसको बहुत ही आसानी से सारणिक को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि ये आपका सारणिक है और इस सारणिक में जैसे हम देख लेते हैं कि सारणिक का मान उसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अर्थात जब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा पंक्ति है यानी कि 1 3 5 इसको हम 7 9 11 से अदला बदली करेंगे तो भी उसका जो मान है वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी तरह यदि हम यहाँ पर यह देखते हैं कि आपका पहला पंक्ति या दूसरा पंक्ति अगर दोनों ही हमारे क्या हो जाए, समान हो जाए, समान अंक हो जाए, तो बिल्कुल हम यहाँ पर बता पाएंगे कि आपका जो सारणिक है वो क्या होगा, तो वो आपका बिल्कुल शून्य के बराबर होगा। या पंक्ति के अलावा यदि आपका स्तंभ भी आपका हो 1 7 13 और 3 9 15, तो अगर ये भी आपका क्या हो, बिल्कुल सेम हो, या कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ अगर आपका जो उसका मान है बिल्कुल सेम है, तो आपका बिल्कुल वो मान जो है क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो सारणिक दिया है इसको हम मान लेते हैं डेल इज इक्वल टू सारणिक का जो हमारा मान है 1 3 5 7 9 11 13 15 और 17। तो ये हमारा सारणिक है जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसे देखते हुए ऐसे संक्रिया का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम आसानी से इसका जो वैल्यू है वो बता पाएँ। तो संक्रिया हम यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए आपका जो संख्या है, संख्या को देखने से यहाँ पर यह पता चल रहा है कि ये आपका C1 है आपका स्तंभ पहला, और ये C2 स्तंभ दूसरा, और ये आपका C3 स्तंभ तीसरा। तो दूसरे और तीसरे स्तंभ में ज़्यादा अंतर नहीं है, वैसे ही आपका इधर पहला और दूसरे स्तंभ में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम यहाँ पर संक्रिया ले सकते हैं C2 टेन टू C2 माइनस C1, यानी कि C2 में हम C1 को घटाएंगे। उसी तरह दूसरा संक्रिया भी हम यहाँ पर एक साथ लगा सकते हैं, जैसे कि C3 में C2 को घटाना। तो ये दोनों संक्रिया हम एक साथ यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाता है तो 1 7 13, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है C2 और C3 में हो रहा है। तो C2 में पहला कार्य क्या हुआ, तो C2 में C1 को घटा रहे हैं, तो C2 माइनस C1। इसी तरह C2 माइनस C1 एंड C2 माइनस C1। इसी तरह हम करेंगे C3 के लिए, तो यहाँ पर भी हो जाएगा C3 माइनस C2, और यहाँ पर भी 11 माइनस 9 और यहाँ 17 माइनस 15। तो इस प्रकार हमने संक्रिया का प्रयोग कर लिया। अब यहाँ पर देखिए संक्रिया का प्रयोग करने से आपका यहाँ पर क्या मान आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका वैल्यूज हो जाएगा 1 7 13, और यहाँ पर हो जा रहा है 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। इसी तरह इसमें भी हमारा 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका एक दो स्तंभ जो है बिल्कुल सेम हो चुके हैं, यानी कि समान हो चुके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका मान हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो कारण क्या है शून्य होने का, तो हम यहाँ पर बता पाएंगे चूँकि C2 व C3 सर्वसम है, यानी कि इसका गुणधर्म किस पर लागू होता है, तो सर्वसम गुणधर्म पर लागू होता है, जिसमें दो स्तंभ या दो पंक्ति समान होता है तो उसका जो मान है पूरे सारणी का वो शून्य होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है डेल्टा इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो ये आपका सारणिक दिया हुआ है। अब हम इसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू, वापस एक बार लिख लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो इसे आप W ना समझे, बिल्कुल इसे आप ओमेगा समझते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा क्या रहता है, इधर झुका हुआ रहता है। तो अब चलिए देखते हैं इसमें हम संक्रिया कौन सा लगा सकते हैं जिससे कि हम आसानी से हल कर पाएँ। तो ये आप पिछले कक्षा में 11वीं में भी ओमेगा के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर संक्रिया हम यूज कर पाते हैं, तो C1 में हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि आपका C1 है पहला आपका कॉलम जो है, तो C1 में हम क्या कर सकते हैं, तो C1 में आपका C2 और C3, तो दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, इससे हमें आसान हो जाएगा सवाल को हल करने में। तो ये हमारा संक्रिया है, यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हमारा संक्रिया का यूज़ करके क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है,
तो C1 में हम सबको प्लस कर रहे हैं, C1 + C2 n + C3। तो यहाँ पर करते चलेंगे 1 + C2 n + C3 स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 1 आपका C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो तीनों को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है, चूँकि C1 में कार्य हो रहा है और बाकी जो हमारा इधर है उसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो उसे हम वैसे ही लिखेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर n + 1, यहाँ पर भी अब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसी तरह थर्ड वाले पंक्ति में भी करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर + 1 n + ओमेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 n ओमेगा। तो इस प्रकार संक्रिया का हमने प्रयोग कर लिया। अब संक्रिया का प्रयोग करने से यहाँ पर देखिए आपका क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है 0, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 0। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरे में भी 1 + ओमेगा n + ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो इस प्रकार ये सभी के सभी क्या हो गए, 0 हो गए। और यहाँ पर क्या बच रहा है, ओमेगा n ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ 1 ओमेगा। तो इस प्रकार आपका सारणी का मान यहाँ पर आ रहा है। और चूँकि आपका जो कोई भी स्तंभ या पंक्ति यदि आपका क्या हो, शून्य हो, तो हमारा जो मान होता है वो क्या होता है, तो 0 के बराबर होता है। ये आपका सारणी का गुणधर्म कहता है। इसलिए हम यहाँ पर बता सकते हैं कि दिए गए सारणी का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कारण बता सकते हैं 1 + ओमेगा n + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, और ये आपका 0 जो है उसका मान है।